So question number 1, define electric flux. Is it a scalar or vector quantity? And give its SI unit in dimensional formula. ये तो है इसका कुछ फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट है जिसको मैं बाद में रीड करूंगा। अब जिसने वीडियो देख रखा है, क्या मुझे वो समझा सकता है व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? देव शाह, डू यू नो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? सर वीडियोस बाकी है। अरे यार देव, वीडियोस के बिना ये लेक्चर, हमारे लेक्चर का फ्लो यही होने वाला है। ये तो हम रिव्यू लेंगे तो हम क्वेश्चन वाइज ही जाने वाले हैं। अब क्वेश्चंस तभी पता लगेंगे आधे जब आपने वो लेक्चर्स अटेंड किए होंगे, नहीं तो ये आपका 1 घंटा वेस्ट होने वाला है। और आपके लिए आपको पता होना चाहिए 1 घंटे की अहमियत अभी आती। हर्ष, देख लिए वीडियो आपने? हाँ सर। गुड, वेरी गुड। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के मैंने वीडियो में 2 डेफिनेशंस बताए थे, तो 2 में से कोई भी बता पाए कोई एक, तो बाकियों को हेल्प हो जाएगी। सर, यस। it is defined as the product of electric field and the surface area of the given surface. ऑलराइट, प्रोडक्ट कौन सा होता है? इसके डॉट प्रोडक्ट। यस, तो हमको वो भी बोलना पड़ता है, डॉट प्रोडक्ट। चलो मैं एक बार के लिए मीटिंग लॉक कर रहा हूँ, अब कोई आ नहीं सकता है। सो वी हैव 30 पार्टिसिपेंट्स, तो अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ऑलराइट, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के 2 डेफिनेशन होते हैं। एक होता है कंसेप्चुअल डेफिनेशन, एक होता है मैथमेटिकल डेफिनेशन। कंसेप्चुअल डेफिनेशन बोलता है कि अगर किसी सरफेस को हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस से नॉर्मली क्रॉस कर रही होगी। नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर क्रॉस कर रही होगी, उसका मेजरमेंट कौन देता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing normally to the surface which is held inside an electric field. जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक सरफेस से क्रॉस करेगी उतना ही ज्यादा उस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, एंड वाइस वर्सा। जितना कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगी उतना ही कम इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। ये तो था कंसेप्चुअल डेफिनेशन। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 डेफिनेशन होते थे, एक होता था मैथमेटिकल, एक होता था कंसेप्चुअल। कंसेप्चुअल हमेशा आपको चीजों को एनालाइज मतलब विजुअलाइज करवाता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर कंसेप्चुअल डेफिनेशन में बोलता तो वो था द रीजन अराउंड द चार्ज विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड। एक चार्ज के अराउंड वो रीजन, जिस रीजन के अंदर अगर कोई और चार्ज आया तो वो एक टाइप का फोर्स एक्सपीरियंस करता है। बट किसी ने बोला सर ये तो समझ आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, निकाले कैसे? तो फिर हमने इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन बनाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज। याद आया ऐसा कुछ? E is equal to F by Q। 1.3 इलेक्ट्रिक फील्ड का सेशन वीडियो लेक्चर्स देखा होगा, आपका ऑनलाइन क्लासेस हुआ था, तो वहां पर ये फॉर्मूला आपको बताया जाता था। किसी को इसमें डाउट है? इन द सेम मैनर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के भी 2 डेफिनेशन होते हैं, एक कंसेप्चुअल एक मैथमेटिकल। कंसेप्चुअल डेफिनेशन होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली टू द सरफेस व्हिच इज हेल्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी सरफेस को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता तो उस सरफेस से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास कर रही है उसका मेजरमेंट कौन देता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। अब जब कभी भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखेंगे तो सिर्फ फाई नहीं लिखते थे, फाई के सबस्क्रिप्ट में ई भी लगा दिया करते। जिसने वीडियो देखा होगा मैंने उसमें बताया है ई लगाने का रीजन। कोई मुझे बताएगा हम फाई के सबस्क्रिप्ट में ई क्यों लगाते हैं? सर, यस, क्योंकि आगे जाके और एक आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स करके। परफेक्ट परफेक्ट, इसने देखा भाई। फ्यूचर में चैप्टर 5 में आप एक और फ्लक्स पढ़ने वाले हो, मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसका भी रिप्रेजेंटेशन फाई होने वाला है।
तो फिर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने उसके सबस्क्रिप्ट को पकड़ लिया। अगर हम यहाँ E लिखेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, और यहाँ पे B लिख देंगे तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन आप सीखोगे B होता है। अब बात करते हैं इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन की। तो इट इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। It is defined as the dot product of electric field and area vector. जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये डॉट प्रोडक्ट है, तो हमें जो मिलेगा वो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डॉट हटाने पर क्या आता है? cos थीटा। cos थीटा। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिखा करेंगे, E A cos थीटा। Theta is the angle between Ria. Theta is the angle between electric field and the area. perfect. Theta इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल होता है। अब can anyone tell me what is the direction of area vector? perpendicular to the surface। देखिए उसको बताओ। Normal to the surface. Yes, perpendicular और normal to the surface. For example, अगर आपकी सरफेस ऐसी थी तो इसका एरिया वेक्टर नॉर्मल कैसा हो जाएगा? सरफेस से ऐसा। बट जैसे ये मेरा पेज है, ये भी एक सरफेस है, अगर इस सरफेस का एरिया वेक्टर चाहिए तो ये आपकी तरफ आते हुआ परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। अगर मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट कर देता तो ये एरिया वेक्टर जो पहले ऐसा था वो सरफेस के साथ शिफ्ट हो जाता। मतलब हमेशा एरिया वेक्टर सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा। क्लियर है? क्योंकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि E और A के बीच में बनने वाला एंगल थीटा होता है और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है सरफेस से। देन आपको धीरे धीरे आगे और चीजें पता लग जाएगी। अब इसका दूसरे पार्ट में बोला था, इज इट ए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी? सो मैं पूछता हूं पूर्व पटेल से, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसे पता लगता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होगा? दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, आपने बताया था। परफेक्ट। ये भी वीडियो देख के आया है। वर्क डन का फॉर्मूला होता था 11th स्टैंडर्ड में, इट इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। बट जब कभी भी आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करते हो तो उनका रिजल्टेंट जो आपको मिलता है वो होता है स्केलर, विच इज वर्क डन। तो वहां पे वर्क स्केलर होता था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज है। बट जैसे ही हम इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जो आंसर हमें मिलेगा वो होगा स्केलर। नाउ इसकी एसआई यूनिट पर आते हैं। तो एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है? दो एसआई यूनिट पढ़ते आए हो आप अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड की? अभी मैंने फॉर्मूला भी लिख रखा है आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड का, फोर्स बाय चार्ज। तो ये हो जाती है न्यूटन पर कूलम, और एरिया भी है इधर, तो एरिया का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हो उसमें इसी तरीके से, अब उसमें मैं इतना टाइम नहीं लगाऊंगा। इसके सेकंड पार्ट पे जाते हैं। अब ये पार्ट उनके लिए है जिन्होंने वीडियो देखा है। A charge Q is enclosed by a spherical surface of radius r. एक लेट से यही एक सरफेस है जिस सरफेस के अंदर हमने कितना चार्ज एनक्लोज किया हुआ है? Q। अच्छा, स्फेरिकल सरफेस बोला है तो मैं फिर स्फीयर ही बना देता हूं। तो यहां पर मैंने एक चार्ज एनक्लोज कर दिया है Q। If the radius is reduced to half, how would the electric flux through the surface change? अभी हाल इसका रेडियस है r, बट अगर मैं इस r रेडियस को रिड्यूस करके r/2 कर दूं तो बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या चेंज आएगा? नो चेंज। कोई चेंज नहीं आएगा। यस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो सिर्फ दो क्वांटिटीज पे ही डिपेंड करेगा,
कोई बता सकता है कौन कौन सी वो दो चीजें होती थी जिसपे फ्लक्स डिपेंड करता है? charge enclosed and epsilon. परफेक्ट. चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस एंड किस मीडियम में उस चार्ज को रखा गया है. जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो सिर्फ किस पर डिपेंड करता है कि कितना चार्ज आपकी सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड है. अब अगर मैं इसका रेडियस r/2 भी कर देता तो भी उस सरफेस के अंदर चार्ज एनक्लोज तो अभी भी क्यू ही है. सो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आता. और आप इसको ऐसे भी देख सकते हो. अभी मैंने बोला था इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से नॉर्मली पास कर रही है. तो अब अगर मैं इसकी फील्ड लाइंस बनाता तो पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ जा रही होती. आप देख सकते हो जितनी फील्ड बाहर वाली सरफेस को क्रॉस कर रही है उतनी ही फील्ड लाइंस अंदर वाली को भी क्रॉस कर रही है. तो जो फ्लक्स का मेजरमेंट होगा वो दोनों के लिए सेम ही होगा. तो आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत क्वेश्चन में बोला जाएगा अगर मैं सरफेस का साइज शेप चेंज कर दूं, रेडियस को बड़ा या छोटा कर दूं, तो बताओ फ्लक्स पे क्या फर्क पड़ेगा. फ्लक्स सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? चार्ज एनक्लोज पे. और जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो यहाँ पे आ जाता है 1/ε0. मतलब ये चार्ज कौन से मीडियम में रखा है. अगर मीडियम चेंज करोगे तो फ्लक्स चेंज हो सकता है, चार्ज एनक्लोज चेंज करोगे तो फ्लक्स चेंज हो सकता है, बाकी किसी और चीज पे फ्लक्स डिपेंड नहीं करेगा. तो जिसने वीडियो नहीं देखी उसमें ये डिटेलिंग मैंने बड़े अच्छे से दे रखी है, तो आप उस वीडियोस के थ्रू मिल जाएगा. और जिसने देख रखे वो अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे जो मैं बात बोल रहा हूँ. सो क्लियर है ये वाला पार्ट यहाँ तक. तो अगर क्वेश्चन था इफ द रेडियस इज रिड्यूस्ड टू हाफ हाउ वुड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस चेंज. No change in electric flux as it is independent of the area of Gaussian surface या Gauss law. Area of Gauss law. ठीक है. Alright. यहाँ पे कोई डाउट हो तो बोलो, अदरवाइज हम आगे चलते हैं. तो हम सब दे सकते हो अगर डाउट ना हो तो. Alright. बहुत सारे थम्स अप आ गए. सेकेंड है डेरिवेशन. अब ये डेरिवेशन भी वीडियो में अच्छे से बताया गया है आपको. तो अभी यार डेरिवेशन में किसी को डाउट है उस वीडियो में? जिसने वीडियो देखा है, जिसने नहीं देखा है वो तो बोलना ही मत, वो देखेगा पहले फिर डाउट पूछेगा. पर जिसने वीडियो देखा हो और उसको ये डेरिवेशन में डाउट हो, डेरिवेशन में रिपीट कर देता हो एक बार क्वेश्चन उसका. डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एंड टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. Identify two pairs of perpendicular vectors in the expression and show diagrammatically the orientation of dipole in the field when the torque is maximum and half the maximum value. मतलब ये क्वेश्चन 3 पार्ट में डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट डेरिवेशन बताता है, सेकेंड पार्ट आपको पेयर ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स बताने होते हैं टॉर्क के, और थर्ड पार्ट होता है कि टॉर्क डाइपोल को मैं किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड में ओरिएंट करूं सो दैट टॉर्क मैक्सिमम हो या हाफ द मैक्सिमम. तो फर्स्ट पार्ट है डेरिवेशन. जिसने वीडियो देखा उसको डेरिवेशन में कोई डाउट है? नहीं है, किसी का भी नहीं आया. मतलब वीडियो जिसने देखा उसको तो क्लियर है. अच्छा, कोई मुझे बता सकता है ये दूसरे पार्ट का आंसर क्या होगा? आइडेंटिफाई टू पेयर्स ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स इन द एक्सप्रेशन. फाइनल एक्सप्रेशन आपका टॉर्क का यहाँ पे डिराइव होके क्या मिलता है? क्या मिलता है? T cross E. E क्रॉस E. E ऐसा कुछ मिलता है. अब जिसको क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज अच्छे से पता होगी कि जब हम A क्रॉस B करते थे तो हमें आंसर मिलता था C. तो जो C होता है वो A और B के साथ क्या रिलेशन रखता था? अगर वो पता है तो perpendicular थे म्यूचुअल. C vector is perpendicular to A vector as well as C vector is perpendicular to B vector. राइट एंड थंब रूल से हम निकाला करते थे कि अगर ये आपका A वेक्टर है और ये आपका B वेक्टर है, लेट्स से ब्लैक वाला A वेक्टर है और ग्रीन वाला B वेक्टर है, तो जब आप A क्रॉस B करोगे तो ये थंब जो आपकी तरफ आ रहा है वो क्या हो जाएगा? C वेक्टर which is perpendicular to A as well as B. याद है ये सब? सो अगर मैं यहां से टाउ के लिए बोलता, टाउ आता है P क्रॉस E. P इज डाइपोल मोमेंट, E इज इलेक्ट्रिक फील्ड. तो
tau is perpendicular to dipole moment as well as torque is perpendicular to electric field. ये होते हैं पेयर ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स. दो पेयर बन गए हमारे, तो ये उसके दूसरे पार्ट का आंसर होगा. अब आपको बोला है थर्ड पार्ट में कि ऐसा ओरिएंटेशन बताओ आपके डाइपोल का जिसमें आपका टॉर्क डाइपोल मैक्सिमम एक्सपीरियंस करे या हाफ दी मैक्सिमम वैल्यू. तो ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिए दोनों केसेस के लिए. अब पहले वाले केस में मुझे मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करवाना है. टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, और पीई क्रॉस हटता है तो क्या आता है? Sin theta. Theta. Where theta is the angle between dipole moment and electric field. अब ये टॉर्क कब मैक्सिमम हो सकता है? जब थीटा 90 90 degree. डिग्री या जब थीटा 90 हो गया कि साइन 90 पर हो जाता है मैक्सिमम. तो मतलब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल जब 90 डिग्री बनेगा तब वो कितना एक्सपीरियंस करेगा? टॉर्क मैक्सिमम. तो आई थिंक ऐसा बना सकते हैं हम. ये मेरा माइनस क्यू चार्ज, ये मेरा प्लस क्यू चार्ज. ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. तो अब आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री. तो इस केस में ये मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा. अच्छा, हाफ दी मैक्सिमम वैल्यू हो तो एंगल कितना बनना चाहिए? 30 डिग्री. मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? P. और मुझे क्या चाहिए? मैक्सिमम से हाफ, P/2. वो तभी हो सकता है जब साइन थीटा 1/2 हो जाए, और साइन थीटा 1/2 होता है 30 डिग्री पर. उस आपको आपके डाइपोल को कुछ ऐसा रखना पड़ेगा. दिस इज योर नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ यहाँ पे कुछ 30 डिग्री का एंगल बन रहा हो. मेजर करके नहीं बनाना है, अप्रोक्सीमेट दिखा देना है. जब भी आप डाइपोल बनाओगे तब आपको डाइपोल स्पेसिफाई करना पड़ेगा. अब हो सकता है कि कोई बोल दे सर कि माइनस चार्ज को ऊपर ले लेता हूं प्लस को नीचे, उस वक्त चेंज हो जाएगी बात. अगर आप ऐसा करोगे तो एंगल 30 नहीं बनेगा, 180 माइनस 30 हो जाएगा. वो मत करना. किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? अब ऑलराइट, चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे. थर्ड क्वेश्चन है बेसिकली डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ये भी आपने थ्योरी वीडियो में देखा होगा कि किसी डाइपोल को अगर एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसके ऊपर फोर्स और टॉर्क कितना लगता है. अब नॉन यूनिफॉर्म में एक्चुअली हम नॉन यूनिफॉर्म का भी सिर्फ एक ही पार्ट पढ़ते हैं, वो होता है इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. ऐसा नहीं होगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग. या तो फील्ड पूरी तरीके से इंक्रीज हो रही होगी या डिक्रीज हो रही होगी. अच्छा, कोई बताएगा व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? मेहमान साहब, व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? कोई भी चीज नॉन यूनिफॉर्म है, मैंने हिंट दे दिया, बहुत सारा हिंट दे दिया है, कुछ तो बता ही सकते हो. डिफरेंट चार्जेस एक्सपीरियंस होते हो, फोर्सेस. नहीं, अभी ऐसा नहीं. और कुछ बताओ. Magnitude same नहीं है. सही बात है, पर कैसे चेंज हो रहा है? डिस्टेंस डिफरेंट है. मतलब पोजीशन के साथ अगर आपकी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक जगह पे अलग अलग होती है. हाँ, इलेक्ट्रिक पोजीशन के साथ चेंज हो तो हम बोल देते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. जैसे होता था नॉन यूनिफॉर्म फोर्स, वेरिएबल फोर्स होता था ना 11th स्टैंडर्ड में. वेरिएबल फोर्स हम क्या बोलते थे? ऐसा फोर्स जो पोजीशन x के साथ चेंज हो. वैसे ही अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलना है तो ऐसी फील्ड जो पोजीशन के साथ चेंज हो रही हो, x के साथ चेंज हो रही हो. तो फॉर एग्जांपल, अब अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दूं और मैं बोलूं इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेचर है वो इंक्रीजिंग है, तो आप बताओ पॉइंट नंबर 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी कि पॉइंट नंबर 2 पर? 2 क्योंकि फील्ड तो इंक्रीज हो रही है, तो जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे फील्ड बढ़ेगी. पर यही अगर मैं डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेता तो फिर 1 पर मैक्सिमम हो जाती, और 2 मैक्सिमम नहीं, मतलब 1 पर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 0.2. किसी को इस पॉइंट में डाउट है? दिव्या,
डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कब होती है? कब होती, मतलब कब होती है ऐसा अभी सिनेरियो नहीं आया है। अगर होगी किसी वजह से तो फिर जैसे जैसे आप आगे जाओगे वैसे वैसे उसकी फील्ड कम होते जाएगी। डिक्रीजिंग एक चार्ज की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे kc/r², तो जैसे जैसे r बढ़ेगा क्या फील्ड कम नहीं हो रही होगी? यस। बस, तो वो डिक्रीजिंग हो गई। ओके। यार इतने अंदर नहीं जाएंगे हम सिर्फ बोल रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, और नॉन यूनिफॉर्म में भी स्पेशल केस इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम उसकी बात करते हैं। सर एंटी पैरेलल हो तब वो डिक्रीजिंग होता है ना, P और E। और अभी किसकी बात कर रहे हैं? पी और ई एंटी पैरेलल, हाँ, मतलब अभी मैं उस पे कंक्लूजन पे नहीं आया, उसको रट्टा भी नहीं मानना, अभी मैं समझाता हूँ क्या है। पॉइंट नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है, कमेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स ऑन डाइपोल इन फॉलोइंग केसेस व्हेन डाइपोल मूवमेंट इज अलाइंड विद इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। सो चलो हम बनाते हैं। सपोज करो ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बना के दी है जो इंक्रीजिंग इन नेचर है, जिसकी बात अभी मैं कर रहा था। अब ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेट्स से हम एक डाइपोल ले लेते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? अंश का माइक बंद, वीडियो बंद आ रहा है यार, मैं देख रहा हूं वीडियो बंद नहीं है। नवोदय, मैं रिमूव कर सकता हूं, मेरे पास इतनी पावर तो है। यस सर। तो वीडियो बंद नहीं रखना है। चिन्मय, पर्व, वीडियो बंद रखने की कंडीशन आपको ग्रुप पे भेजी गई थी। सर यस, मैंने मैम को मैसेज भेजा, मैम ने मेरे को कोड भेजा है। तो फिर करो नाम। हाँ यस सर, फिर आई हैव टू लीव द मीटिंग बिकॉज़ आई डोंट हैव दैट तो ऑप्शन। वहीं पे रीनेम का ऑप्शन आता है। ओके सर। चलो ठीक है, हम चलते हैं फिर आगे। सो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक डाइपोल रख दिया, और उस डाइपोल की हम बात कर रहे थे। अंश, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? Sir, a pair of equal and opposite charges separated by a distance, small distance. स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल बोलना बहुत जरूरी है। अगर वो डिस्टेंस स्मॉल नहीं हुई तो उसको डाइपोल नहीं बोल पाओगे। When a pair of equal and opposite charges separated by a small distance, they make a dipole. तो let's say अभी यार मैंने एक डाइपोल यहाँ पे रख दिया, ये है -q, ये है +q। क्या मैं इसको उल्टा रख सकता हूं मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली? यस और नो? क्वेश्चन पढ़ोगे तो पता लगेगा। क्या जो अरेंजमेंट मैंने अभी किया है, क्या इस अरेंजमेंट से उल्टा अरेंजमेंट किया जा सकता है? अगर मुझे मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर देना है तो आपको बोला है डाइपोल मोमेंट इज अलाइंड विद इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या होगा? नो सर, उल्टा नहीं रख सकते। तो ऐसा रखने पे क्या हो रहा है जो उल्टा रखने पर नहीं होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है, तो वो अपोजिट हो जाएगा अगर उल्टा रखेंगे। यस, परफेक्ट। वर्तिका भी यही बोलना चाहती थी क्या? हाँ नहीं सर। ऑलराइट। सो जिसको समझ नहीं आया वो देखो कि वी नो दैट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये मैंने एरो बना दिया। अब आप ध्यान से देखोगे तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही डायरेक्शन में हो गए, मतलब दे आर पैरेलल टू ईच अदर। तो एंगल कितना बन गया? 0 डिग्री। तो इस केस में उन्होंने बोला है डाइपोल मोमेंट इज अलाइंड विद इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मेरा केस सेटिस्फाई हो गया। अब देख सकते हो आप, लेट से यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड है E2। तो अगर ये फील्ड इंक्रीजिंग है तो कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हुई? मैग्नीट्यूड। E1. तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे E1 इज ग्रेटर देन E2। अब क्योंकि ये डाइपोल है
तो मैग्नीट्यूड चार्जेस के अलग होंगे कि सेम है? Same. सेम है. सेम है. Same. अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, पहला वाला चार्ज ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है? Right. इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। या आपने प्रीवियस लेक्चर में सीखा है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज इन दी अपोजिट डायरेक्शन। तो लेट से ये जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो F1 है और ये जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो F2 है। कौन सा फोर्स आपको लगता है ज्यादा होगा? मैं पूछ लेता हूँ, चलो। F1 F1। निहार को क्या लगता है कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? निहार, F1 और F2? F1 क्यों लगता है निहार ऐसा कि F1 ज्यादा होगा? क्योंकि सर हम E1 और E2 का वो निकालेंगे Q इंटू E Q इन F इन F इज इक्वल टू Q इंटू E। Q इंटू E निकालेंगे तो भी सर E2 क्योंकि E1 ज्यादा है तो F1 भी ज्यादा ही आएगा. परफेक्ट Q परफेक्ट सेम है. परफेक्ट बोला है कि सर चार्ज फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू E। अब दोनों जगह चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब ये पार्ट तो दोनों ही फोर्स में चेंज नहीं हो रहा है, बट क्या चेंज हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जिस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा वो ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा। तो जान करके देखो, मैंने दोनों में से एक वेक्टर बड़ा बनाया हुआ है। तो अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर देता Q तो भी चलता। तो अगर E1 ग्रेटर देन E2 है तो QE1 भी QE2 से ज्यादा होगा। और व्हाट इज QE1? F1। और व्हाट इज QE2? F2। तो F1 इज ग्रेटर देन F2। अब आप सभी ने टग ऑफ वॉर सुना है, देखा है कहीं तो, क्या खेला है? टग ऑफ वॉर में जीतता कौन है? जो ज्यादा जोर लगाता है एक साइड। अब एक ही डाइपोल है, कोई इसको एक इधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है। राइट हैंड साइड का फोर्स ज्यादा है कि लेफ्ट हैंड साइड का फोर्स? Right. Right. तो कहा जाएगा Right. right side. इस केस में मैं अपना फाइनल आंसर क्या बोल सकता हूं कि व्हेन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर then net force on the dipole is in the direction of increasing electric field. ये नेट फोर्स किस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है उस डायरेक्शन में। तो आपको क्वेश्चन में यही बोला था, कमेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स ऑन डाइपोल इन फॉलोइंग केसेस। तो मैंने बोल दिया, नाउ इन दिस केस नेट फोर्स ऑन द डाइपोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी को डाउट है इसमें? हो सकता है आप इसे रट्टा मार लो, बट रट्टा नहीं, मगअप नहीं करना है इसे, ये इसकी प्रोसेस होती करने की। अब आपको मैं कुछ भी चेंज करके दे दूं, अगर आपको ये मेथड आती है तो आप अपने आंसर दे पाओगे। अब आपको दूसरे ही पार्ट में बोला है कि ये डाइपोल अब डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो केस क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। इस केस में अब ये जो एरो जाएंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रही है तो अब मैंने यहां पर रख दिया एक डाइपोल, यहां पर था माइनस Q चार्ज, ये था प्लस Q चार्ज। तो अभी भी डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में, पर अब क्योंकि डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। Q1 पर लगेगा। अब बताओ मुझे, E1 बड़ा कि E2? E2. अब डिक्रीजिंग है तो E2, तो E2 इज ग्रेटर देन E1, तो डेफिनेटली QE2 इज ग्रेटर देन QE1 और F2 इज ग्रेटर देन F1। अब इस वाले चार्ज पे जो फोर्स लग रहा था वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था, ये F2, और ये लग रहा था इन दी डायरेक्शन। तो आप देख सकते हो पीछे वाला फोर्स ज्यादा है। तो जब आप डाइपोल को डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करोगे तो नेट फोर्स डाइपोल पे अपोजिट डायरेक्शन में लगना स्टार्ट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड से, या बोल सकते हो इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डिक्रीज हो रही है, उससे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है।
किसी को डाउट है और आपको आंसर हमेशा इसी तरीके से करने हैं, आपको डायरेक्ट आंसर नहीं लिख देना है वहां पर। अब यहाँ पे दो केसेस और पॉसिबल है। मैं अगर यहाँ पे चार्ज का डायपोल को ही पलट देता, यहाँ पे कर देता पॉजिटिव क्यू, यहाँ पे कर देता नेगेटिव को, सेम यहाँ पर भी, तो आंसर थोड़े चेंज हो जाते हैं। तो अब आपको घर पे ये होमवर्क देना होगी, ये दो केसेस के लिए और करना। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को उल्टा रख के देखना और डिक्रीजिंग में भी उल्टा रख के देखना, तो आंसर क्या आते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलेंगे 4th क्वेश्चन में। 4th क्वेश्चन, किसी को डाउट है इसमें? साक्षी को डाउट है? साक्षी बड़ी आराम से बैठी है, मुझे लगा मेरे साक्षी सो ना जाए। ठीक है, निहार, नो सर। आश्वी, नो सर। ये आश्वी तो नहीं लग रहा है मुझे, आसवी है। आसवी। ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट, ठीक है। विनीत को समझ आया क्या? विनीत ने घर की ऐसी लोकेशन ढूंढी है बैठने के लिए जिसमें ऐसा लग रहा है पीछे से लाइट आ रही है और तेरी शैडो दिख रही है बस। सर विंडो साइड है। अब वो पता लग रहा है, चूज ऐसी करा करो जगह जहाँ पे तुम्हारा रिफ्लेक्शन ना रहो, मतलब तुम एकदम शैडो हो गए हो। ठीक है, कोई बात नहीं। प्रियांश हाँ। पटेल, हाय प्रियांश। हेलो सर। प्रियांश कूल बैठा हुआ है, हेडफोन लगा के, आप बस पढ़ाई जाओ। और प्रीत को समझ आया? यस सर। ऑलराइट, चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं बिना किसी देरी के। Two charges of magnitude -3q and +3q are located at point A, 0 and 4A, 0। मैं मेरा डायग्राम बना रहा हूं, आप अगर बना पाओ तो बहुत अच्छी बात है। आप भी अपनी कॉपी में डायग्राम बना के देखो, फिर मैच कर लेना मुझसे। ऐसा ही बनेगा क्या डायग्राम? लोकेशंस आपको क्या दिए? A,0, 4A,0, मतलब x कोऑर्डिनेट दिए हुए, तो A पर रखा हुआ है -3q चार्ज और 4A पर रखा है +2q चार्ज। आपको कहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दीज चार्जेस थ्रू अ स्फीयर ऑफ रेडियस 5A विद इट्स सेंटर एट ओरिजिन। तो अगर मैं एक 5A का स्फीयर बनाता, समझ जाना है, जिसका सेंटर ओरिजिन पे, तो बताओ अब इस सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक होता। अब जिसने वीडियो देखे उसको पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक फॉर्मूला नहीं होता है। एक फॉर्मूला तो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आज देखा, E वेक्टर डॉट ए या E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, बट साथ ही साथ एक और फॉर्मूला होता है Q एनक्लोज, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, बाय एप्सिलॉन नॉट। सो ये वीडियो देख के आपको पता लगेगा ये फॉर्मूला कैसे आया है। मैं बताऊंगा जान करके नहीं, क्योंकि जो लोग देख के आए हैं उनको कुछ फायदा होना चाहिए। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के दो फॉर्मूले होते हैं और सबसे ज्यादा फॉर्मूला ये यूज होता है। हिंट देते था, इसको सॉल्व करके ये आता है। सो यहां से हम बोलते थे कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? चार्ज एनक्लोज पर। अब आप देख सकते हो जो सरफेस मैंने बनाई है उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है। अब चार्ज एक वेक्टर क्वांटिटी होता है कि स्केलर? अरे बता दो, इज इट अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी?
वेक्टर चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज का जो एडिशन होता है वो सिंपल स्केलर एडिशन होता है। 4 चार्ज है एक जगह, 2 चार्ज है एक जगह, तो 4 + 2 6 चार्जेस। इस तरीके से चार्जेस के एडिशन करते हैं, फर्स्ट सेशन में बताया गया है आपको। तो अगर यहाँ पे -3q और +2q ये इतने चार्जेस है, तो व्हाट इज नेट चार्ज? -3q + 2q कितना हो गया? -q, सिंपल सा एडिशन है। तो इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है? -q। अब मुझे बोला है कि बताओ इस सरफेस से कितना फ्लक्स लिंक होगा। तो फ्लक्स लिंक्ड विद दिस सरफेस इज इक्वल टू q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। मीडियम के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो हमारा मीडियम तो फ्री स्पेस ही होगा, और उसके अंदर इनक्लोज्ड चार्ज कितना मिला? -q। दैट इज योर फाइनल आंसर, -q बाय एप्सिलॉन नॉट। सो सिंपल। ये बोर्ड्स का क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे -3q की जगह -2q होता तो फिर चार्ज एनक्लोज कितना हो जाता? 0। 0। स्केलर एडिशन -2 + q, तो फिर फ्लक्स कितना होता? 0. 0। ये इसलिए बताया मैंने क्योंकि अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। 5th क्वेश्चन अगर आप देखोगे ध्यान से, तो वहां पे आपको एक क्यूब की बात की गई है। मैं ट्राई करता हूँ क्यूब बनाने का। एक क्यूब के अंदर आपको बोला है डाइपोल रख दिया है। डाइपोल तो बड़ा खास टाइप का कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसमें हम बोलते हैं 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ये अंदर ही है, हाँ। 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, वेरी स्मॉल डिस्टेंस। बताओ इस क्यूब से कितना फ्लक्स लिंक हुआ होगा? Q डाइपोल का enclosed by 0 epsilon naught. 0. फॉर्मूला वही है, फ्लक्स 0. इज इक्वल टू q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। और आप ध्यान से देख सकते हो डाइपोल का नेट चार्ज क्या होता है? 0। 0. तो ऑटोमेटिकली फ्लक्स कितना आ जाएगा? 0। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड्स में बहुत बार आए हुए, और ऐसे क्वेश्चन पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ये तो सबसे इजी होते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक चीज दिमाग में बैठा लो, अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के आंसर करने, तो आपको देखना है कि सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है। सरफेस कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, सरफेस क्यूब है, कोन है, क्यूब और सिलेंडर है, स्फीयर है, डजंट मैटर। सिर्फ आपको देखना है कितना चार्ज एनक्लोज्ड है। वो चार्ज एनक्लोज्ड ही आपका फ्लक्स होगा, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है ये सबको? ऑलराइट, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं इधर ये हमारा एडजस्ट हो जाए तो पेज बराबर अलग है। क्वेश्चन नंबर 6 में है, an electric dipole is placed at rest in a uniform electric field। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म, जिसका वैल्यू हर एक पॉइंट पर सेम होगा। नॉन यूनिफॉर्म में अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, बट अब यूनिफॉर्म बोलकर उन्होंने बोल दिया कि हर पॉइंट पे सेम ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। So an electric dipole is placed at rest in a uniform electric field and released. Now how will it move? First, जब उसका एंगल 0 बनेगा, जब 180 होगा, when theta is in between 0 to 180 डिग्री। अब एक एक करके देखते हैं। देखो, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को कुछ ऐसे रख देता, जो मैंने केस आपको ऊपर बताया था, -q + q, तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बनता? बता दो। 0 2 डिग्री। अरे मैं अकेला नहीं पढ़ना है, आपको बताना है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट पैरेलल हो जाते। तो फर्स्ट केस उन्होंने बोला है कि अगर ऐसा
उसको छोड़ दिया जाए, फ्री कर दिया जाए, ऐसा बस मैंने रखा और छोड़कर आ गया, तो इस केस में बताओ कि हाउ विल इट मूव। अब दो तरीके से मोशन हो सकता है, आपने टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ रखे हैं, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब क्या होता है, या तो ये ऊपर चल जाए या नीचे चल जाए, या पूरा का पूरा डायपोल राइट चल जाए या पूरा का पूरा डायपोल लेफ्ट चल जाए। रोटेशनल मोशन आप पढ़ते थे तो क्या होता था कि डायपोल अपनी ही जगह पे क्या करेगा, रोटेट। तो हम एक एक चीज पढ़ते हैं, सबसे पहले इसके ट्रांसलेशनल मोशन की बात करते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो जैसे यहाँ पे E1 E2 अलग अलग थे, अगर फील्ड यूनिफॉर्म हो जाए तो E1 E2 का वैल्यू कैसा हो जाएगा, सेम। अगर E1 E2 का वैल्यू सेम है और ये डायपोल है तो Q तो वैसे ही सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ QE1 इज इक्वल टू QE2। मतलब जो फोर्स ये डायपोल एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल ही होंगे, क्योंकि फोर्स में आ रहा है दो चीजें, Q और E, ना चार्ज दोनों का अलग है ना इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों अलग अलग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दोनों सेम है। बट अब ध्यान से देखो तो फोर्स का डायरेक्शन भी क्या सेम होगा, यस और नो। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो वो इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और चार्ज अगर नेगेटिव हो तो वो इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो मैग्नीट्यूड वाइज तो ये दोनों फोर्स सेम है, पर डायरेक्शन वाइज कैसे है, अलग अलग। F1 का जो मैग्नीट्यूड है वो F2 के बराबर है, पर डायरेक्शन अलग है। तो बताओ व्हाट इज नेट फोर्स, जीरो। जीरो। तो अगर नेट फोर्स जीरो हो जाए तो हम बोलते थे ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में चले गया, कहीं भी नहीं जाने वाला, वो जहां पर है वहीं का वहीं रह जाएगा। क्लियर है क्या? अच्छा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या डिराइव किया था? RF cos अरे P वो cross डिराइव E, हमको P अभी के cross टॉर्क P क्रॉस P sin थीटा, ऐसा है क्या, P sin थीटा? अब हमारे केस में व्हाट इज द एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जीरो। zero, और व्हाट इज साइन जीरो, जीरो। व्हाट इज टॉर्क का वैल्यू? जीरो। जीरो। इस केस में नेट फोर्स भी जीरो आया, नेट टॉर्क भी जीरो आया, मतलब ना ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल मोशन करेगा ना ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन करेगा। इस पे अब ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी जा चुका है। क्लियर है क्या? सेकंड केस की अगर हम बात करें तो सेकंड केस में बोला है आपका एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। अब 180 डिग्री के लिए मुझे क्या करना है, सिर्फ मेरे डायपोल को उल्टा कर देना है। तो उस केस में आप देख सकते हो दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पर मैंने एक डायपोल को उल्टा रख दिया, प्लस Q इधर है माइनस Q इधर है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट में एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। इस केस में थीटा हो गया 180 डिग्री। कोई बता सकता है नेट फोर्स कितना होगा इस केस में? जीरो ही होगा। जीरो ही होगा। अब ये वाला चार्ज जो है वो राइट हैंड साइड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड, पर अभी भी दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल QE और डायरेक्शन वाइज अपोजिट। तो अभी भी नेट फोर्स तो जीरो ही आएगा, तो नो ट्रांसलेशनल मोशन। और जिस तरीके से साइन जीरो जीरो होता है वैसे ही साइन 180 भी जीरो ही होता है। नेट टॉर्क भी कितना लगेगा इस पे, जीरो। जीरो। फर्स्ट टू के आंसर क्या है, नो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन। गॉट इट? ऑलराइट, थर्ड वाला केस अच्छा है। थर्ड वाले में बोला है ना जीरो रखा है ना 180 रखा है। थर्ड वाले में हमने एक रैंडम एंगल पे जीरो से लेके 180 के बीच में किसी भी रैंडम एंगल पे ले जाके छोड़ दिया खुला, जा मजे कर। अब आपने दो टर्म सुने हुए हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा इसके, क्योंकि चैप्टर 2 में आने ही वाला है। बट आपको ये पता था 11th स्टैंडर्ड से कि स्टेबल इक्विलिब्रियम किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वो पोजीशन होती है जहां वो रहना पसंद करता है। जिस जगह आप अभी बैठे हो, आपका घर, आपका रूम, वो आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। बट अगर यहाँ पे आपको कोई ऐसी जगह पे रख दिया, अभी तो घर के बाहर सब जगह अनस्टेबल ही है, तो अगर
किसी को भी उसकी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में लेके चले जाए, हम ऐसी पोजीशन में रख दे जो कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है उसकी, तो वो क्या करता है, अपनी पूरी ट्राई मारेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने के लिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में एंगल 0 डिग्री बनता है तो ये एक डाइपोल की स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। अब ये क्यों होता होगा उसका रीजन चैप्टर 2 में मिल जाएगा आपको, पर अभी के लिए अगर मैं आपसे बोलूं कि एक डाइपोल का स्टेबल इक्विलिब्रियम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर व्हेन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर, वही उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पोजीशन होगा। अब आपको क्वेश्चन में बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 0 से 180 डिग्री पर डाइपोल रख दिया है, ऐसे रख के छोड़ दिया है। अब बताओ क्या होगा, तो क्या करेगा ये डाइपोल, अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने का ट्राई करेगा, ये अभी स्टेबल नहीं है, तो ये क्या करेगा, अपने आप को अलाइन करेगा सच दैट ये अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाए और इस तरीके से हो जाएगा। तो थर्ड वाले का आंसर क्या है, डाइपोल विल रोटेट टिल इट इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये तो रोटेट होके पैरेलल हो जाएगा, उसके अभी भी फोर्स कितना है, नेट फोर्स इस पे, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा QE और इस डायरेक्शन में लग रहा है माइनस QE, तो नेट ट्रांसलेशनल मोशन तो अभी भी 0 है, ये डाइपोल आगे या पीछे नहीं जा रहा है, पर अब इस केस में ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा और अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड से पैरेलल अलाइन कर लेगा, वो उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पोजीशन होता है जहां पे वो रहना पसंद करता है। अब यहाँ पे एक ही क्वेश्चन आपके दिमाग में रह सकता है कि सर आपको कैसे पता लगा कि ये डाइपोल का जो ये वाला पोजीशन होता है, जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से पैरेलल होता है तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो मैं बोलूंगा चैप्टर 2 का वेट करो, 2.2 में पता लग जाएगा आपको कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं। डेरिवेशन करेंगे हम एक अच्छा पोटेंशियल एनर्जी का। सो आपके मैंने थ्योरी, डेरिवेशन, एप्लीकेशन बेस्ड सब क्वेश्चन करवा दिए। अभी भी हमारे पास 10 मिनट का टाइम है, तो हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी इस पे डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर आपको जिन ने वीडियो देखे हैं और उनको वीडियो में देखते वक्त कोई डाउट आया हो तो वो भी पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं न्यूमेरिकल पे जा सकता हूं, पर अगर आपको लगता है कि सर वीडियो देखते वक्त ये डाउट आया था और मैंने लिखा है, तो मैं डिस्कस कर सकता हूं आपके साथ। कुछ तो फायदा हो उनको जो देख के आए। सर वीडियो में नहीं, पर इसमें जो क्वेश्चन 3 था, ऑलराइट 3 था, ऑलराइट ठीक है, उसमें आपने जो केस कहा है, हाँ उसमें वो इनवर्स हो जाएगा ना, मतलब इंक्रीजिंग की F2 विल बी ग्रेटर देन F1। मैं अभी वो नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ फील्ड इंक्रीजिंग ही है और एक में डिक्रीजिंग ही है, बट दो केस जो मैं आपको दे रहा हूँ वो ये वाले। अब पहले मैंने ऐसा रखा था इलेक्ट्रिक डायपोल, अब मैं ऐसा रख रहा हूँ, और सेम यही वाला डायपोल उठा के मैं यहाँ रख रहा हूँ। तो अब बताओ ये डायपोल नेट फोर्स कौन सी डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा, ये था क्वेश्चन। क्वेश्चन क्लियर है तुझे? हाँ, बस इसके नेट फोर्स तुम्हें निकालना है। ओके चले आगे। हाँ, ऑलराइट, सो एक बेसिक सा क्वेश्चन देख लेते हैं हम सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 7, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, डायपोल बोला है तो डायपोल की लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? 2a 2 है, तो 2a का वैल्यू कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर 2 into 10 raised to the power minus 2 meter with its axis making an angle 30 degree with uniform electric field। मतलब P ने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रखा है? 30 डिग्री, और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में उसे रखा है वो यूनिफॉर्म है, और उसका वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में? 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलम। और जब ऐसा किया तो वो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है डायपोल? 10√3 न्यूटन मीटर। जब देखो मैंने गिवन लिखा है तो मैंने सबके यूनिट्स लिखे हुए हैं। गिवन लिखते वक्त आपको भी यूनिट्स लिखने, तो जो लिखते वक्त यूनिट्स नहीं लिखेगा यहीं से कुछ तो कबाड़ा हो ही जाएगा आपका। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ द डायपोल, मतलब आपको डायपोल के ऊपर जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अब बहुत इजी सा फॉर्मूला है, टॉर्क दिया है तो टॉर्क का फॉर्मूला आज हमने क्या पढ़ा है?
E vector Sin dot theta. E. हाँ साइन थीटा। ये होता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को कैसे डिफाइन करते थे? उन्नति बताएगी क्या? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट? कुछ तो याद होगा उन्नति को। यशवी, हाँ अंश, बोलो। Sir, it is defined as the product of the charge and वेट करो, मुझे किसी का कॉल आ गया एकदम बीच में, तो मेरा आवाज आना ही बंद हो गया। अब बोलो वापस से। sir, it is defined as the product of the charge and the लेंथ distance ऑफ, length. परफेक्ट परफेक्ट। हम बोलते थे जो डाइपोल मोमेंट होता है वो दोनों में से कोई भी चार्ज ले लो Q, और अगर उन दोनों की लेंथ से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो यही डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड बन जाता था। याद आया क्या? E साइन थीटा। अब आपको टाउ दिया है, आपको साइन 30 विच इज 1/2 वो दिया है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया है, आपको 2A का वैल्यू दिया हुआ है, सिर्फ Q निकालना है, निकल जाएगा। निकालना घर पे। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 8, आज लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज की क्लास का हमारा। क्वेश्चन नंबर 8, अ पॉइंट चार्जेस causes an electric flux of, फ्लक्स का वैल्यू दे दिया है। अब आपको फ्लक्स दिया है आपको -1 इंटू 10⁻³ और यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हमने अभी देखा था। टू पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। आर का वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10⁻² मीटर। First part, if the charge on the Gaussian surface were doubled, sorry, if the radius of the Gaussian surface were doubled, how much flux would pass through the surface? बहुत इजी है, पहले डिस्कस no किया है मैंने। change, no change. नो, रेडियस को बड़ा या कम करने से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्लक्स तभी चेंज होगा जब आप तो या तो चार्ज एनक्लोज चेंज कर दो या उस चार्ज को किसी और मीडियम में जाके रख दो। तो इसका तो आंसर आ जाएगा नो चेंज। सेकेंड था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। अब ये अच्छा है, पॉइंट चार्ज निकालना है तो वी नो दैट कि जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो होता है Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब फ्लक्स का वैल्यू दिया है आपको -1 इंटू 10⁻³ Q एनक्लोज हमें नहीं पता, वही निकालना है। और एप्सिलॉन नॉट फॉर फ्री स्पेस क्या होता है पता है क्या? एप्सिलॉन 8.85 into 10⁻⁻12. परफेक्ट, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये हो जाएगा -8.85 और -12 + 3 हो जाएगा 10⁻⁻9। तो ये आपका आंसर आ गया चार्ज एनक्लोज्ड। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको -8.85 into 10⁻⁹ -9। आपको यहाँ पे ऐसे इतने सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें एक पार्ट में आपको, इसमें तो आपको फ्लक्स दे दिया है, कभी वो बोलेंगे फ्लक्स निकालो और उस फ्लक्स के बाद फिर चार्ज एनक्लोज निकालो। तो आपको ये स्टेप याद हो जानी चाहिए कि अगर आपके पास फ्लक्स का वैल्यू है तो आप Q एनक्लोज कभी भी निकाल सकते हो। ये चीज फिक्स कर लो दिमाग में, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो पता ही होता है। तो अगर आपको बाय एनी मींस ये मिल गया तो आपको ऑटोमेटिकली चार्ज एनक्लोज पता लग सकता है। ऑलराइट, तो किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन। Bye sir. Bye, Sir, sir. thank you. Bye, sir. Bye, sir. Thank you. Bye, sir. बाय। Abhinav sir. यशवी, Sir. प्रिया बोलो।
सर एक डाउट था, आपने वीडियो में बोला था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी और सरफेस एरिया, तो फिर मैंने क्या बोला सर था? वो सरफेस एरिया पे कैसे डिपेंड है? मैंने ऐसा नहीं बोला था, मैंने बोला था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एनक्लोज्ड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने का एक तरीका होता है ई और ए। सरफेस एरिया पे नहीं, अब आपको सर फॉर्मूले में आ तो रहा है सरफेस एरिया, बट जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखते हो, तूने मेरा वो डेरिवेशन देखा था जिसमें मैं क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट लेके आया था? नहीं, वो लास्ट वीडियो नहीं देखा। वो एक मैंने किया था, एक मैंने ऑरेंज स्फीयर बनाया था, उसके सरफेस पे थोड़ा सा पार्ट लिया था, तो उसमें तुझे ये मिलेगा कि इलेक्ट्रिक जैसे सरफेस एरिया, ये स्फीयर है तो ये क्या हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया 4πr²। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, केसी क्यू बाय आर स्क्वायर। तो केसी क्या होता है, केसी का वैल्यू 4πε0 क्यू बाय r², ऐसा होगा। अब देख सकती है तू, ये r² से r² कर गया, 4π से 4π कट गया, बचा क्या, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फॉर्मूले में देख के लगेगा कि सर एरिया पे भी तो डिपेंड कर रहा है, बट एक्चुअली जब वो ई डॉट ए को तुम सॉल्व करते हो तो ये हमेशा आर वाला पार्ट कैंसिल आउट ही होना है, इस पे डिपेंड करेगा ही नहीं। जो बचेगा वो सिर्फ होगा क्यू और एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने डिराइव करके बताया उस वीडियो में, तो और एक बार देखना। ऑलराइट सर यस, कौन बोल रहा है? सर पूर्व। हाँ पूर्व बोलो। सर गॉस थ्योरम के आपने डेरिवेशन बताए वो समझ में आया, लेकिन गॉस थ्योरम का सिग्निफिकेंस क्या है? डेफिनेशन में वो हाइपोथेटिकल सरफेस के लिए लिखा है। तुमने वो देखा है 1.6 का फर्स्ट पार्ट? नहीं, 1.5 तक किया। हाँ, तो 1.5 के बाद मैंने 1.6 में सिग्निफिकेंस ऑफ गॉस लॉ पे वीडियो बनाया है। ओके सर। उस वीडियो में जाओगे तो मैंने डेप्थ में बताया कि इस गॉस लॉ का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हमें इतना यूजफुल है, या इससे हम क्या कर सकते हैं, वो सब मैंने उस वीडियो में डाला है। ओके कुछ सर। 30 to 35 मिनट्स का वीडियो होगा, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1.5 और 1.6 से सभी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दो बार देख लेना। और जो तू बोल रहा है वो पूरा उस वीडियो में मैंने डाल रखा है। फिर कोई डाउट है तो पूछना। ओके 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 सर यस सर, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स